दुनिया की सबसे तेज छुरी हमारी जुबान है, जो कि लोगों को बिना खून खराबे के ही मार देती है। हमारी भाषा और हमारे शब्द हथियार भी है और हमारी कमजोरी भी। अगर हम अच्छे से सोच समझ कर शब्दों का उपयोग करें तो वो शब्द इंसान को सफल बना देते हैं। वही अगर हम बिना सोचे समझे कुछ भी बोल दें तो वो हमारे वही शब्द हमारी जिंदगी को नरक भी बना देते हैं। चुप रहना अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति है। आप चुप रहकर बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। अब आप सब लोग यही सोच रहे होंगे कि आखिर चुप रहकर हम सफलता कैसे हासिल कर सकते हैं। हमें कुछ भी कार्य करने के लिए बोलना तो पड़ेगा ही। अरे तो मैं भी तो यही नहीं कह रहा हूं कि आप बिल्कुल चुप रहो। आप एक ही शब्द ना बोलो, बिल्कुल चुप रहो। यहाँ चुप रहने का मतलब बिल्कुल भी ना बोलने से नहीं है। हमें बोलना चाहिए, मगर उतना ही बोलना चाहिए जितना कि हम बोलने की आवश्यकता हो। आप सिर्फ यही सोच रहे होंगे कि हम उतना ही तो बोलते हैं यार जितने की आवश्यकता होती है। हम ज़्यादा कहाँ बोलते हैं। हम सबको ऐसा ही लगता है कि अरे मैंने ज़्यादा कब बोला, पर हकीकत में हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं। जहाँ हमें नहीं बोलना चाहिए वहाँ भी हम बोलते रहते हैं, और कभी कभी हमारा ज़्यादा बोलना ही हमें मुसीबत में डाल देता है। हमें उस समय तो पता ही नहीं होता कि हम ज़्यादा बोल रहे हैं। उस समय तो हमें ऐसा ही लगता है कि हम कहाँ ज़्यादा बोल रहे हैं। हम तो वही बोल रहे हैं जहाँ बोलना चाहिए। हम तो वही तो बोलते हैं, पर हकीकत में हम बहुत ज़्यादा बोल जाते हैं और मुसीबत को खुद ही न्योता दे देते हैं। आखिर हमें चुप क्यों रहना चाहिए? क्या होता है अगर हम बोलेंगे, चुप रहेंगे? चुप रहने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं? पर हम अपनी मंजिल को कैसे हासिल कर सकते हैं? और ज़्यादा बोलने के क्या क्या नुकसान होते हैं? आज मैं आपको इस कहानी के माध्यम से ये बताऊंगा कि अधिक चुप रहने के फ़ायदे क्या हैं, कैसे हम अपनी मंजिल को चुप रहकर हासिल कर सकते हैं। बस आप इस कहानी में अंत तक बने रहना, तभी आपको चुप रहने का रहस्य समझ में आएगा। नहीं तो जो गलतियां आज आप अपने जीवन में कर रहे हैं आप करते ही रहोगे। तो इससे पहले आप इस कहानी में खो जाएं। इस चैनल पर पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए सुनते हैं फिर ये कहानी। एक नगर में दो बालक रहते थे जिनका नाम था सोवन और मोहन। दोनों ही बालक अलग अलग परिवार से थे। वो दोनों बालक एक साथ ही खेल कूद कर बड़े हुए थे। जब वो दोनों समझदार हुए, उनके माता पिता ने उनको शिक्षा ग्रहण करने के लिए आश्रम में भेज दिया। सोवन और मोहन दोनों एक ही आश्रम में शिक्षा ग्रहण किया करते थे। दोनों ही वही उस आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण करने लगे, मगर मोहन का स्वभाव कुछ अलग था। वो बिना बात के ही बोलता रहता था। वही दूसरी तरफ सोवन शांत स्वभाव का था। वो किसी से भी बिना बात की नहीं बोलता था। मोहन तो मौका मिलते ही आश्रम के दूसरे शिष्यों के साथ गप्पे मारने लगता था। वो अपनी खूब बढ़ाइयाँ करता, अपने मित्रों से कहता कि मैं तो बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मुझे सब कुछ आता है। गुरुजी जो भी शिक्षा मुझे देते हैं मुझे वो हमेशा याद रहती है। वो इतना ज़्यादा बोलता था, उसकी ज़्यादा बोलने की वजह से आश्रम के शिष्य उससे ज़्यादातर दूर ही रहते थे। और मोहन सोचता था कि ये तो मेरे से घृणा करते हैं, इसलिए मेरे से दूर रहते हैं। वही दूसरी तरफ सोवन बहुत कम बोलता था। वो किसी से फालतू बात नहीं करता था। वह तो अपने कार्य को पूरा करने में मस्त रहता था। जो भी कार्य उसे मिलता वो उसे पूरी ईमानदारी के साथ पूरा करता। लेकिन मोहन तो सारे दिन इधर उधर घूमता रहता, और जो भी उसे कार्य मिलता या तो वो किसी और को इस कार्य के लिए बता देता या फिर जल्दी जल्दी में घास काटकर उस कार्य को कर देता। आश्रम के सभी शिष्य सोवन को बहुत पसंद करते थे, और वहीं मोहन को भी शिष्य उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। जब गुरु उनको उपदेश देते तभी मोहन ध्यान से नहीं सुनता, और उससे पहले ही गुरु से सवाल करने लग जाता कि गुरुदेव ये कैसे हुआ, ये कैसे होगा। गुरु भी सोचते हैं कि अभी तो मैंने अपना उपदेश पूर्ण ही नहीं किया है और ये बीच में ही बोल रहा है। गुरु उसे कुछ भी नहीं बताते हैं और उसे बिठा देते हैं और कहते हैं कि अभी मैं तुम्हें बता दूंगा, मेरी बात अभी पूर्ण नहीं हुई है। जब मेरी बात पूरी हो जाएगी तब तुम प्रश्न करना। जब उपदेश पूरा हो जाता है तो मोहन से गुरु से प्रश्न पूछते लगता है। तो गुरु से ऐसे ऐसे प्रश्न पूछता है जिनका कोई मतलब नहीं है, जिससे उसको ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। वही दूसरी तरफ सोवन उपदेशों को बड़े ध्यान से सुनता और सुनने के बाद
अगर उसे कुछ समझ नहीं आता तो बड़े आदर के साथ गुरु से कहता कि गुरुदेव मुझे ये समझ नहीं आया, तो गुरु भी उसे बड़े प्रेम से उसके प्रश्न का जवाब देते। गुरु सोवन से बहुत प्रेम करते थे। पूरे आश्रम में उनका प्रिय शिष्य सोवन ही था, क्योंकि वो कभी भी बिना बात के सवाल जवाब नहीं करता। आश्रम की शिक्षा पूर्ण होने के बाद सोवन और मोहन दोनों अपने घर लौट आए। मोहन ने घर आकर अपने परिवार वालों को बताया कि उसने आश्रम में बहुत ज्यादा ज्ञान अर्जित किया है। वो बहुत काबिल बन चुका है, अब इतना काबिल बन चुका है कि वो दूसरों को भी शिक्षा दे सकता है। वही दूसरी तरफ सोवन घर आकर अपनों से बड़ों को प्रणाम करता है और उनसे कुछ भी नहीं कहता। और सोवन और मोहन दोनों की शिक्षा तो पूरी हो चुकी थी, तो उन्हें अपना व्यवसाय करना था। दोनों ने अपना व्यवसाय भी शुरू कर दिया, लेकिन जब मोहन व्यवसाय करता तो उसके पास ग्राहक सामान खरीदने आते तो वह उनसे बहुत ज्यादा बोलता। ग्राहक उनसे कुछ पूछते तो वह उस बात को घुमा फिरा कर ग्राहक को बताता था और बहुत समय लगता। कभी अपनी बढ़ाइयाँ करता तो कभी अपने सामान की बढ़ाइयाँ करता, पर ग्राहकों को सामान खरीदना होता था और न उनसे फालतू बात करने आते थे। धीरे धीरे ग्राहक मोहन को नापसंद करने लगे और वही दूसरी तरफ सोवन अपने व्यापार को अच्छे से चला रहा था। वो फालतू में किसी से कुछ भी नहीं कहता था। जब ग्राहक उसके पास सामान लेने आता तो उन्हें कीमत बताकर सामान को दे देता। उनसे किसी भी प्रकार का कोई फालतू बातें नहीं करता, जिससे ग्राहक सोवन से बहुत प्रभावित होते हैं और उसका व्यापार बहुत अच्छा चलने लगता है। लोग उसी से सामान खरीदने लगे। वही मोहन सोचता कि मेरा व्यापार तो चल ही नहीं रहा, फिर इस सोवन का व्यापार इतने अच्छे से कैसे चल गया। आखिर हम दोनों के पास एक ही तो हुनर है, हमने एक ही जगह से तो शिक्षा ग्रहण की है, साथ साथ खेले हैं, साथ साथ कूदे हैं, फिर मेरा व्यापार क्यों नहीं चल रहा। जब भी मोहन से कोई कुछ पूछता तो मोहन एक ही लाइन की बात तो कभी 100 लाइन में बढ़ाकर चढ़ाकर बताता। लोग उसकी बात सुनते सुनते बोर हो जाते और फिर उससे कभी भी कुछ नहीं पूछते। वो फिर सोवन से अगर कोई कुछ पूछता तो वो बात का जवाब कम शब्दों में दे देता, जितना पूछा है उतना ही बता देता, जिससे लोग उससे कभी बोर नहीं होते थे। सभी गांव वाले सोवन की बहुत ही ज्यादा इज्जत करते थे, उसे सम्मान की दृष्टि से देखते थे। वही दूसरी तरफ मोहन को कोई भी सम्मान नहीं देता था। मोहन सोचता कि आखिर लोग सोवन को इतनी इज्जत करते हैं और मुझे क्यों नहीं देते। क्या उसी को सब कुछ आता है? मैंने भी तो उसी के साथ शिक्षा ग्रहण की है, मुझे भी तो उसके बराबर ज्ञान है। फिर लोग उसी से क्यों कुछ पूछते हैं? मेरे से कोई भी नहीं पूछता। जब सोवन और मोहन दोनों अपने दोस्तों के साथ होते तो मोहन अपने दोस्तों के साथ खूब बातें करता, इधर उधर की ना जाने क्या क्या बातें करता, और सोवन बिना बात के कुछ भी नहीं बोलता। वो अपने दोस्तों से काम की बात पर ही उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? कोई उससे बात नहीं करता, क्यों लोग उससे दूर दूर भागते? क्यों मेरा व्यापार ठीक से नहीं चल रहा? लोग मेरा सम्मान क्यों नहीं करते? जबकि मैंने भी तो शिक्षा ग्रहण की थी। लोग मेरा मजाक क्यों बनाते हैं? आखिर क्या कमी है मेरे में? ये सब सोचकर मोहन बहुत दुखी हो गया। वो सोचने लगा कि आखिर इस सोवन के पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है। आखिर मैं इसी के साथ तो पला बढ़ा हूँ और इसी के साथ तो शिक्षा ग्रहण की है और इसी के साथ व्यापार भी शुरू किया मैंने, पर लोग इसकी इज्जत ज्यादा करते हैं, इससे बात भी ज्यादा करते हैं, इसकी प्रशंसा भी ज्यादा करते हैं, जबकि वही लोग मेरा मजाक बनाते हैं, मेरी बुराइयां करते हैं। आखिर ऐसा क्यों? जब हम साथ साथ शिक्षा ग्रहण करते थे तब भी गुरुजी सोहन को ही ज्यादा प्रेम करते थे। अब मुझे उन्हीं के पास जाना चाहिए और जानना चाहिए कि आखिर सोहन में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है। सभी लोग सोहन का बहुत ज्यादा आदर सम्मान करते हैं, पर मेरा नहीं। यही सोचकर वह मोहन अपने गुरु के आश्रम पहुंच जाता है। वो बौद्ध भिक्षु अपने सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। मोहन उपदेश खत्म होने का इंतजार करता है और फिर वह बौद्ध भिक्षु के पास जाता है। वो मोहन को देखकर उससे पूछता है कि क्या हुआ बेटा। वो दूसरों की बात सुनकर उनके चरणों में गिर जाता है और बौद्ध भिक्षु कहता है कि हे गुरुदेव, सभी लोग मेरा मजाक बनाते हैं, मेरा व्यापार भी ठीक नहीं चल रहा, कोई भी मेरे से मेरा सामान नहीं खरीदता है, कोई मेरे से बात भी नहीं करता है।
सब मेरे से दूर दूर भागते हैं, कोई मेरा आदर सत्कार भी नहीं करता। वही सोवन का सब आदर सत्कार करते हैं, उससे अच्छे से बात करते हैं, उसका व्यापार भी बहुत अच्छे से चल रहा है, सब उसका सम्मान करते हैं। पूरे नगर के लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, उसके ज्ञान की तारीफ करते हैं। जबकि गुरुदेव, हम दोनों ने आपके पास ही शिक्षा ग्रहण की है, हम दोनों में इतना अंतर क्यों है? आखिर उसके पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है? जो उसने सीखा है वही तो मैंने भी सीखा है, फिर तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? गुरुदेव, मैं इस बात को लेकर बहुत परेशान हूँ। मेरा व्यापार भी नहीं चल रहा है, घर वाले भी मेरे से ठीक से बात नहीं करते हैं और कोई भी मेरे से बात करना पसंद नहीं करता। सोते हुए कहा, पागल, जहाँ तेरी शिक्षा पूरी हुई वहाँ तू ऐसी हरकतें कर रहा है। शिष्य ने कहा, पर गुरुदेव, आपने तो मुझे तलवारबाजी सिखाई नहीं। गुरु ने कहा कि अब तुम्हें तलवारबाजी में कोई नहीं हरा सकता। हमारा जीवन भी बेहोशी से भरा हुआ है। जो व्यक्ति उसमें होश में आ जाता है वो व्यक्ति जीना सीख जाता है। उसे आसपास की सभी चीजों के बारे में जानकारी रहती है। जिस व्यक्ति को हर चीज का बोध रहता है वो व्यक्ति ज्यादा जीवन जीता है। वो स्थिति और उपस्थिति को समझता है। वो कभी भी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करता। वो कभी भी गलत निर्णय नहीं लेता। वो गलत कार्य नहीं करता, क्योंकि वो तो सब जैसे गलत निर्णय, गलत कार्य बेहोशी की हालत में ही होता है। होश वाला कभी ये नहीं करता कि जिस दिन आपने अपनी बेहोशी को जान लिया हो तो आप अपने उसके बारे में अपने आप ही जान लोगे। हमारे पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, पर आप समय से इन 24 घंटों में से 24 के 24 घंटों को जागृत कौन रहता है? क्या कोई है जो जागृत रहता है? 24 घंटे तो क्या 2 घंटे भी कोई जागृत नहीं रह सकता। सब बेहोशी में दिन निकाल लेते हैं। जो थोड़े बहुत जागृत रहते हैं वो भी 1 घंटा ही जागृत रहते हैं, वो भी पूरा दिन बेहोशी में निकाल देते हैं। खाली पुलाव बनाते रहते हैं और भविष्य और भूतकाल में सोचते रहते हैं। जबकि हमें अपने वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए कि हमारे वर्तमान में क्या चल रहा है। जो भी व्यक्ति अपने आज के प्रति जागृत है वो व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है। हमें तो पता ही नहीं रहता कि आखिर हमें चाहिए क्या। अभी तो हम पद के पीछे भागते हैं और कभी हम प्रतिष्ठा के पीछे भागते हैं, लेकिन हम किन चीजों को पाना चाहते हैं, सुख या सुविधा या कुछ नहीं। कई बार हम देखते हैं कि एक राजा जिसके पास सब कुछ है, सभी प्रकार की सुख सुविधा है, पर फिर भी वो कुछ नहीं है। क्योंकि बोलना चाहिए क्यों? आखिर किस चीज की कमी है? उसे खुश क्यों नहीं है? वही दूसरी तरफ एक फकीर है जिसके पास कुछ भी नहीं है, ना धन है, ना दौलत है, ना किसी प्रकार का महल है, पर फिर भी वो बहुत खुश रहता है। आखिर ऐसा क्या है? यदि पद प्रतिष्ठा पाने से खुशी मिलती तो राजा बहुत खुशी होता, पर वो तुम्हारी खुश क्यों नहीं है? क्योंकि जो ये हमारा मन है ना, वो कभी भी किसी एक चीज पर रुकता भी नहीं है। उसके पास जो है वो छोड़कर सभी तरफ भागता रहता है। जो पास में है ही नहीं तो उसमें खुशी कैसे मिलेगी? और जो हमारे पास में है उसे मन में देखना ही नहीं चाहता। ऐसे ही मन भागते दौड़ते रहने से हमारा मन बीमार रहता है। अगर हमारे मन में आवश्यकता से अधिक वजन होगा तो वो बीमार हो जाएगा, तो हमें खुशी कैसे मिलेगी? हमारे मन में कितने फालतू के विचार चलते रहते हैं जिनका कोई अंत नहीं होता है, और फिर जिन विचारों के चलते चलते हमारा मन बीमार हो जाता है और हमें खुशी प्राप्त होती नहीं है। इसलिए हमारे विचार पर काबू रखना चाहिए। हमें उसी से खुशी मिल सकती है जो हमारे पास है। खुशियाँ हमारे पास ही होती हैं, बस हमें उसे समझना होता है। हमें हमारे मन को समझना है, हमें वर्तमान में जीना सीखना है। हमें भूतकाल और भविष्य काल कैसे सारा खेल हमारे जो करना है, क्या करना पड़ेगा उसके बारे में कभी नहीं सोचना है। यदि इनके चक्कर में पड़ गए तो हमेशा आप चक्कर काटते ही रहोगे, आपको कभी भी खुशी प्राप्त नहीं होगी। इसलिए जितना आपके पास है हमेशा उसी में खुश रहना सीखिए। अकेले रहो और खुश रहो। चलिए दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? ये 2 लाइनें कमेंट बॉक्स के माध्यम से लिखकर मुझे जरूर बताइए, ताकि मुझे भी लगे कि मेरे द्वारा बताई गई कहानी से आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आ सकता है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए। जय भारत, जय हिंद। ज्यादा बोलता है तो लोग उसे पागल समझते हैं कि ये तो ऐसे ही बोलता रहता है, कोई इसकी बात नहीं सुनता है। उनकी अच्छी बातें ही क्यों ना कर रहा हूँ, क्योंकि लोगों के पास इतना समय नहीं होता है कि वो घंटों बैठकर आकर अब बातें सुने। वो तो कम समय में बहुत कुछ करना जानना चाहते हैं। इसलिए तुम्हें कम शब्दों में अपनी बात को अच्छे से रखना चाहिए। ज़्यादा बोलने से हमारी ऊर्जा नष्ट होती है, हम फिर अपने कार्य के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं सोच पाते हैं।
वही अगर हम बोल देते हैं तो हम अपने कार्य के बारे में गहराई से सोच पाते हैं और लंबे समय तक उस कार्य को कर पाते हैं। ज़्यादा बोलना हमारे मन को अवस्थित कर देता है, जिससे हमारा मन हमारे नियंत्रण में नहीं रहता। जो व्यक्ति कम बोलता है वही बोलता है, लोग उनके ऊपर विश्वास ज़्यादा करते हैं। वही व्यक्ति ज़्यादा बोलता है, लोग उसकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं। वह तो ये सोचते हैं ये तो ऐसे ही बोलता रहता है। जब कोई हमें कुछ कहे तो हमें उसको ध्यान से सुनना चाहिए, जिससे सामने वाले आपको आदर देता है, क्योंकि वो अगर आपको कुछ बता रहा है तो अपना समझकर ही तो बता रहा है। इसलिए उसकी बात को बड़े ध्यान से सुनकर उसका जवाब दो। ऐसा मत करो कि वो तुम्हें कुछ बता रहा है और तुम 20-20 में ही उसे ज्ञान देने लग जाओ। अगर तुम ऐसा करोगे तो उसकी नज़रों में आपकी इज्जत कम हो जाएगी, फिर वो कभी भी आपको कुछ नहीं बताएगा। बोलने से ज़्यादा हमें सुनना चाहिए, और ऐसे ही लोगों को ये समाज पसंद भी करता है। तुमने देखा होगा कि जब घर परिवार में कोई छोटी छोटी बात पर झगड़ा हो जाता है तो वो छोटी सी बात बहुत बड़ी बन जाती है, और बड़ी हमारे ज़्यादा बोलने के कारण ही बनती है। अगर हम उस समय ज़्यादा ना बोले और शांति से उस बात को सुने तो वो बात अपने आप शांत हो जाती है और झगड़ा भी समाप्त हो जाता है। लेकिन हम करते क्या हैं, उसने एक बात कही तो हम उससे 2 बात कहेंगे कि उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, और फिर परिवार में तू मैं होने लग जाएगी और झगड़ा इतना बढ़ जाएगा कि कभी कभी तो परिवार में बैर उत्पन्न हो जाता है। घर की शांति चली जाती है और घर वाले एक दूसरे से बात भी नहीं करते और परिवार नष्ट होते रहे। इसलिए हमें हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए और जितना हो सके उतना कम बोलना चाहिए। ये बातें सुनकर सब कुछ समझ गया सोहन, और उसने महात्मा बुद्ध जी को प्रणाम किया और वहाँ से घर लौट आया। तो दोस्तों, यह थी कहानी। इस कहानी के माध्यम से आपने क्या सीखा वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से 2 लाइनें लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और ऐसी ही कहानियाँ पाने के लिए, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर फर्स्ट बार है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, और दोस्तों के साथ में, फैमिली के साथ में शेयर ज़रूर कर दीजिए इस वीडियो को। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक बना रहिए। जय भारत, जय हिंद।